ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं तो एक हम लोग के पास अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर बैकग्राउंड इसका समझना शुरू करें तो हमारे पास आइसोमर्स, आप एक टॉपिक हमने पढ़ा है कि आइसोमर्स होते क्या हैं। तो ये आइसोमर्स का आपके दो दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज ब्रॉडली अगर हम बोलें तो आपके आइसोमर्स के दो कैटेगरी में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। तो आपको ब्रॉडली ब्रॉडली अगर हम लोग बताना शुरू करें तो हमारे पास आइसोमर्स जो भी होते हैं उसको ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अगर देना शुरू करूं तो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ये आपको आइसोमर्स जनरेट होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। अगर आपको एटम्स के कनेक्टिविटी में अगर आपको एटम्स के कनेक्टिविटी में अगर आपको कभी भी डिफरेंस देखने को आएगा तो उस केस में जो आपको आइसोमर्स आपको जनरलाइज्ड होते हैं, जो आइसोमर्स आपके डेराइव्ड होते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन आपको स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, इस केस में एटम्स की कनेक्टिविटी जो होती है, इस केस में एटम की कनेक्टिविटी जो होती है वो आपको सेम होता है। अगर आप एटम्स का कनेक्टिविटी इसको देखोगे इस स्टीरियो आइसोमर्स में तो इसके एटम्स की कनेक्टिविटी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, बट इस केस में एटम्स का जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है ना वो आपको डिफरेंट होता है। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। आपको स्पेस में एटम्स का आपको ओरिएंटेशन जो होता है ना वो आपको क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑब्वियस है कि इसके बारे में एक एक करके हम लोग अब पढ़ना डिटेल में यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे मान के चलो अगर मैं इस दोनों के बारे में एग्जांपल लेना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे मान के चलो कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लिया पेंटेन का, ठीक है, एक नॉर्मल पेंटेन है, दैट इज पेंटेन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अगर आप देखोगे इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे एटम्स की कनेक्टिविटी आपको इस तरह से दिख रहा है कि मतलब हर कार्बन दूसरे कार्बन से एक चेन के फॉर्म में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेंट का, दैट इज 5 कार्बन कंटेंट का, आपको एक और कनेक्टिविटी आपका पॉसिबल हो सकता है, एक और कनेक्टिविटी आपका पॉसिबल हो सकता है। क्या इस केस में हर एटम्स की कनेक्टिविटी आपको सेम दिख रहा है? क्या बोलोगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में आपको सारे एटम्स आपको लीनियर के फॉर्म में कनेक्टेड थे, चेन के फॉर्म में कनेक्टेड थे। लेकिन इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एटम्स की कनेक्टिविटी कैसी होगी, थोड़ा सा ब्रांच्ड होगी। ठीक है। तो आपको इस केस में एटम की कनेक्टिविटी चूंकि आपको डिफरेंस दिख रहा है तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा, क्या आपको एटम की कनेक्टिविटी और डिफरेंट दिख सकती है? तो बोलोगे कि अगर मैं सर ऐसा बना दिया कि ये आपको एक एटम का रिप्रेजेंटेशन बताया तो आप देखोगे ये तीनों केस में अगर मैं इसको ए से डिफाइन कर दिया, इसको बी से डिफाइन कर दिया और इसको सी से डिफाइन कर दिया तो तीनों केस में नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम है। लेकिन आपको तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि एटम्स की कनेक्टिविटी तीनों केस में आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और अगर एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंस देखने को आ रहा है तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हुए नजर आते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से बुलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हुए इसको नजर आते हैं। तो आपको मैंने एक सिंपल सा बताया, एक सिंपल सा पॉइंट बताया कि अच्छा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एटम की कनेक्टिविटी अगर आपको डिफरेंट दे रहा है तो उस केस में जो जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होंगे उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जानेंगे। बोलोगे ठीक है, यहाँ पे ये आप एग्री कर रहे हो। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बात करूं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस केस में एटम की कनेक्टिविटी सेम दिख रही है बट एटम का स्पेस में ओरिएंटेशन क्या दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लेना शुरू करूं
तो मैं अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल CH2Cl2, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपाउंड आपको कंसीडर किया है। तो देखो इसका कहानी कैसा बन सकता है ना, सॉरी आपको बोलो ये C2H2 और Cl2, ये आपको एक कंपाउंड आपको मैंने दिया है। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर बन सकता है ना, C डबल बॉन्ड C, एक तो पॉसिबल ये हो सकता है H ये हो जाए, Cl ये हो जाए, एक आपको ये पॉसिबल हो सकता है कि ये H ये Cl यहां हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिख सकती है कि ये C है, ये C है डबल बॉन्ड, एक बार H यहां पे दिखे और दूसरे वाले में H यहां पे दिखे, एक में Cl यहां पे दिखे कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे Cl कहां पे दिखे, यहां पे दिखे। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे, अगर तुम इस केस में कंसीडर करना शुरू करोगे, अब मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताना शुरू करूं, तो आप ये पाओगे कि सर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि इस कार्बन पे अगर कंसीडर करो और इस कार्बन पे कंसीडर करो, तो इस कार्बन पे आपको ये CH ग्रुप है, ये H ग्रुप है और इसी कार्बन पे ये Cl कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ बिल्कुल। और अगर मैं इस कार्बन पे कंसीडर करना शुरू करूं, तो आप पाओगे कि सर इसी कार्बन पे ये H भी कनेक्टेड है, इसी कार्बन पे Cl कनेक्टेड है, बोलोगे बिल्कुल सही है। और सेकंड वाले कार्बन पे अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर करना यहाँ पे शुरू करूं, अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर शुरू करूं, तो इस पे भी देखो एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक Cl कनेक्टेड है। और अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर करूं, तो इस पे भी एक H कनेक्टेड है और एक Cl कनेक्टेड है। तो मतलब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं इसको बोल दिया कि कार्बन A है और ये कार्बन B है, और ये कार्बन अगर C है और ये कार्बन अगर आपके पास D है, तो हर A और C कार्बन पे अगर आप देखोगे तो दोनों में एटम सेम लगे हुए हैं, और B और D कार्बन पे भी एटम्स आपके क्या लगे हुए हैं, सेम लगे हुए हैं। तो इस केस में कनेक्टिविटी आपका एटम्स का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बोलोगे कि एक कार्बन फर्स्ट वाले A वाले कार्बन पे सेम एटम कनेक्टेड है, तो C वाले कार्बन पे भी सेम एटम कनेक्टेड है, मतलब एटम की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी परफेक्ट है दोनों में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब समझाना शुरू करूं, तो आपने ये चीज पढ़ा है सर कि इस दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है ना, कि सर इसमें ये डिफरेंस दिख रहा है कि ये जो आइडेंटिकल ग्रुप है ना, जो आइडेंटिकल HH ग्रुप है, इस केस में ये डबल बॉन्ड के एक साइड लाई कर रहे होंगे। शायद आपको पता होगा कि अगर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। दैट इज इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको प्लेनर होगा। प्लेनर अगर होगा तो इस कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दूसरे साइड क्लोरीन कनेक्टेड है। तो अगर तुम गौर करोगे, ये अगर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो आपके ये जो इस केस में दिख रहा है कि ये आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड के एक साइड लाई कर रहे हैं, बोलोगे बिल्कुल सही है। और ये जो क्लोरीन है आपको ये डबल बॉन्ड के एक साइड लाई कर रहा है, बोलोगे हाँ ये भी सही है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखोगे तो आपको ये जो आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, ये जो एक दूसरे के एकदम एंटी पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे लाई कर रहा है। और ये जो क्लोरीन है, और आपको ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये भी एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो आपको एक चीज पता होगा कि कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपको रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इस कार्बन कार्बन में यहां पे रोटेशन पॉसिबल होता, तब तो आप ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेते, ठीक है। लेकिन आपको चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर मान के चलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे अगर आपको रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में स्पेस में एटम का ओरिएंटेशन है, स्पेस में एटम का जो भी ओरिएंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप ये अगर कंपाउंड ए है ये वाला, और ये कंपाउंड अगर बी है, तो आप इस दोनों को सेम आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। रीजन की कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन इस दोनों एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन क्या दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है। और ओरिएंटेशन अगर अलग दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स आपको कहलाते हुए नजर आते हैं। तो आपको साइड डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ में आ गया हो कि अच्छा, कि आपको स्टीरियो आइसोमर्स की कहानी क्या दिख रही है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बता देता हूँ, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे।
जैसे अगर मैं इसी का ये जो एग्जांपल हमने ये कंसीडर करना शुरू किया, इसी दोनों को मैं अगर एक बार और कंसीडर कर रहा हूं, ये आपके लिए बड़ी जरूरी चीज है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि आपने एक स्ट्रक्चर देखा कि इस केस में आपको एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा था ना, और दूसरे स्ट्रक्चर में आपने देखा कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा था, ये आपको H, ये Cl तो सेम था, और यहाँ पे हो गया था Cl और यहाँ पे क्या हो गया था H, यही आपने देखा। तो अगर आपको कभी भी मल्टीपल बॉन्ड के अगर सेम साइड अगर आइडेंटिकल एटम्स लाई करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन का नाम देते हैं। तो आपको अगर कभी बोला जाए कि सर सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि उस कंपाउंड में जो भी आइडेंटिकल आपके स्पीसीज होंगे, वो आपको मल्टीपल बॉन्ड के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। और अगर तुम गौर करोगे कि यहाँ पे आइडेंटिकल स्पीसीज आपको मल्टीपल बॉन्ड के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से एंटी पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे दो टर्म सीख गए, ऑब्वियसली इसको तो हम लोग आगे सीखेंगे, ये तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं कि सिस फॉर्म क्या होता है, आपको ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ आ गया, ठीक है। तो ये चीज गौर करना कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो आपको आई होप कि यहाँ तक ये छोटी सी बात समझ में आएगी, अच्छा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो इसमें एटम्स सेम कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिविटी और एटम्स सेम होता है, बट उसका ओरिएंटेशन इज स्पेस, जो एटम्स का वो क्या होता है आपको डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपने कहानी पढ़ना शुरू किया। तो अब देखो, शायद आपको ये थोड़ा सा ध्यान में हो कि हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग को ब्रॉडली डिस्कस करना है स्टीरियो आइसोमर्स को, कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हर एक एस्पेक्ट को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग ब्रॉडली दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने ये चीज देख लिया, एक चीज आपने देख लिया कि अच्छा कि आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो भी होता है या स्टीरियो आइसोमर्स होता है, ये इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म में कंफ्यूज मत होना ज्यादा, ठीक है। आइसोमर्स वो होता है जो कि उस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को शो कर रहा होगा, तो दैट इज द सिंपल सा आप इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को जो मेन चीज यहाँ पे डिस्कस करना है, आपको मैं अगर स्पेसिफाई कर दूं तो हमारा मेन चीज आपको डिस्कस करना है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग को सबसे पहला टर्म यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑब्वियस है, उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस कर लेंगे, तो कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑब्वियस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग जिस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से भी बुलाते हैं। तो आपको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री कभी बोला जाए तो आपको ज्यादा पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही हम लोग उस केस में डिटेल एनालिसिस करते हुए नजर आते हैं। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कुछ पॉइंट्स में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपको बड़ा छोटा सा पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की इस केस में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हमारा मेन जो टॉपिक होगा दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, दैट इज हम लोग मेन जो टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो पढ़ाना शुरू करूं, उसमें कुछ सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जिसका मुझे इस टॉपिक में बहुत जरूरत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे और इसको हर पॉइंट आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, दैट इज कायरल कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, कायरलिटी के नाम से जानते हैं कि कौन सा कंपाउंड कायरलिटी शो करता होगा, कुछ ऐसा नाम देते हैं।
ये दो पॉइंट को मुझे सबसे पहले समझने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि कायरल कंपाउंड क्या होता है। क्योंकि अगर आप ये टर्म्स अगर आप एक बार सीख लोगे तो ही आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप समझते हुए नजर आओगे, और इस बेसिस पे हम लोग इसको पढ़ते हुए क्या होते हैं नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे इसके बारे में हम लोग समझना शुरू करें तो सबसे पहला टर्म हमारा ये है, कि कायरल आपको किस नाम से हम, मतलब ये इसके मतलब क्या हुआ कायरल, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कायरल कंपाउंड, कायरलिटी, तो सबसे पहला टर्म तो हम लोग समझ लेते हैं कि कायरल क्या होता है। तो देखो, अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करूं तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कायरल का। जैसे मान के चलो कि अगर आपने मैं इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान के चलो कि आपने कोई भी एक A4 साइज पेज ले लिया, आपने मान के चलो यहाँ पे कोई भी A4 साइज का आपने पेज ले लिया, बोलोगे ठीक है। अगर A4 साइज का आपने पेज ले लिया है तो आपको एक सेकंड में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर तो आपको सही बन रहा होगा। तो ये आपको मान के चलो A4 साइज मैंने पेपर ले लिया। अगर मैंने मान के चलो इस पे मैंने एक टर्म्स लिख दिया, एक नेम लिख दिया A फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहां पे क्या किया, इस जो A4 साइज पेपर है इसका मैंने एक मिरर इमेज ले लिया, मिरर इमेज ले लिया। तो मान के चलो मिरर इमेज अगर मैं लूंगा तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सॉरी एक सेकंड, मैं अगर इसको थोड़ा सा बना लूं तो मिरर इमेज अगर मैं इसका लूंगा तो आपको ये कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा, मैं ये पहले बना लूं, ठीक है, एक सेकंड गड़बड़ी हो गया। ठीक है, मैं इसको खुद से बनाता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको, हाँ यहाँ पे अगर मैं इसको बना दिया मान के चलो, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। अगर आप इसके साइज को अगर सेम समझो, अगर दोनों का साइज सेम है, तो अगर आप इस ए मान के चलो ये आपका फिगर ए है, ये फिगर ए है, अगर आपने इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका आपको मिरर इमेज कैसा दिखेगा, कि आपको कुछ ऐसा इसका मिरर इमेज दिखेगा, बोलो कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। ऑब्वियस है, आप इसके रेक्टेंगल के साइज पे मत जाना, मान के चलना कि उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल साइज का आपको बन रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इस बी, ये मान के चलो फिगर बी है, अगर फिगर बी को अगर तुम उठाओ और अगर इस ए वाले पे आप अगर रखो तो आप ये पाओगे कि फिगर बी फिगर ए पे कंप्लीटली सुपर इंपोज हो जाएगा, मतलब उसके हर पार्ट को क्या कर देगा, ढक देगा ना। तो आप क्या बोलते हो इस केस में, आप ये बोलते हो कि ये जो मिरर इमेज है, ये जो आपका मिरर इमेज है, ये कैसा है, आपको सुपर इंपोजिबल है। ये कैसा है मिरर इमेज, सुपर इंपोजिबल है। मतलब सुपर इंपोजिबल बोलने का मतलब ये है कि अगर आप बी इमेज उठाओगे, अगर ए पे रख दोगे तो बिल्कुल ए के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये मिरर इमेज कैसा है, आपको सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। यहां तक सही है। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊं और मैं एक छोटा सा एग्जांपल ए ले लिया कि मान के चलो ये मैंने एक और यहाँ पे आपको बॉक्स ले लिया या A4 साइज पेज ही ले लिया और इस पे मैंने अगर लिख दिया आपको बी फॉर एग्जांपल, तो आप शायद समझोगे कि अगर मैं इसका मिरर इमेज लूंगा, अगर ये सही है, ठीक है, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं तो आप ये पाओगे, ये कहां चला गया मिरर इमेज, ठीक है, ये अगर मैं इसका मिरर इमेज लेना शुरू करूं, ये तो कुछ और मिरर इमेज बन गया भाई इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इसका पहले सही से डायग्राम बना लेने दे, फिर मैं इसको आपको प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये तो आपको खींच नहीं रहा है, चलिए ठीक है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। चलिए मैं इसी खुद से हाथ से बनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या है भाई, ठीक है। ये मान के चलो इसका मिरर इमेज अगर आप लोगे तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो सर कि इसका मिरर इमेज अगर मैं लूंगा तो इस तरह से मुझे बनता हुआ नजर आएगा। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम प्रॉपर समझ में आए और ताकि ज्यादा लफड़ा ना हो, ठीक है।
तो अगर तुम इसका ये लोगे, ऑब्वियस है कि ये अगर देखोगे तो ये डायग्राम तो गलत हो ही गया, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं तो चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं इसमें, ये मान के चलो आपने इसका मिरर इमेज A4 साइज पेज का बन गया। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो आप ये पाओगे, अगर आप इसका मिरर इमेज यहाँ पे लोगे ना, आप अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, तो आप बोलोगे कि सर कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना? अगर तुम इसको ऐसे उठाओ, अगर तुम इसको ये पकड़ोगे बी को, सेकंड वाले फिगर को, और इसको अगर तुम ए वाले पे सुपर इंपोज करोगे, अगर सुपर इंपोज उसको ए वाले पे करोगे, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो आपको ये फिगर ए अगर है, ये बी अगर फिगर है, तो आपका ये जो इसका जो मिरर इमेज आपको बन रहा है ना, इसका जो मिरर इमेज बन रहा है, ये बेसिकली कैसा है आपको, नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये कैसा है आपको, नॉन सुपर इंपोजेबल है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया? तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि सुपर इंपोजेबल क्या होता है और नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे यही चीज बताना शुरू करूं कि सुपर इंपोजेबल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आप इसको उठाओ मिरर इमेज को, इसके ऊपर जाके एज इट इज पेस्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका सुपर इंपोजेबल हो गया। कब? जबकि हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। यहां तक सही है? तो अब आपको ये समझ में आया कि, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये डायग्राम क्यों बना रहे हैं इतना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई मिरर इमेज रहे, कोई कंपाउंड रहे जिसका मिरर इमेज अपने ओरिजिनल वाले पे नॉन सुपर इंपोजिबल होता है, तो उस केस में जो आपका ये कंपाउंड कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको कायरल। ये क्या कहलाएगा? कायरल। तो आपको कायरल का मतलब क्या समझना चाहिए कि कायरल कोई भी अगर स्पीसीज है, कोई कंपाउंड है, तो वो ऐसा कंपाउंड है जिसका मिरर इमेज अपने ओरिजिनल वाले पे कैसा होगा, आपको नॉन सुपर इंपोजिबल होता हुआ आपको दिखेगा। यहां तक सही है? तो कायरल कंपाउंड को क्या बताऊं कि अ कंपाउंड whose mirror image is not superimposable कहां पे सुपर इंपोजिबल नहीं हो सकता है? ऑन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड या स्पीसीज को हम लोग किसका नाम देते हुए नजर आते हैं? दैट इज कायरल का नाम देते हुए हम लोग नजर आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करना शुरू करें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करना शुरू करें कि जैसे मान के चलो आप ये हाथ देख रहे हो ना, इतने से पाम को अगर कंसीडर करो, तो अगर तुम इसको देखोगे कि इसका अगर आप मिरर इमेज लोगे तो आपको कौन सा हाथ बनेगा? ये बनेगा। तो अगर ये सिर्फ पार्ट को कंसीडर करो, ये आपका अगर मिरर इमेज बन रहा है, तो इसको उठा के अगर तुम इसके ऊपर रखोगे, तो क्या आपको ये हर आपको कंपोनेंट, हर फिंगर आपको एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहा है क्या? बोलोगे नहीं। बोलोगे क्यों नहीं सर, ये तो इसके ऊपर तो आ रहा है। लेकिन भाई तुम सोचो, इधर वाले उंगली का आपको साइज क्या है, इधर वाले उंगली का साइज क्या है, अलग अलग है ना। सुपर इंपोज मतलब एकदम उसके ऊपर एग्जैक्ट फिट हो जाए, ठीक है। तो अगर ये पाम जो आपको हाथ दिख रहा है, इसका अगर मिरर इमेज आपको एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये आपको जो पाम दिख रहा है आपको, ये क्या होगा? आपका कायरल कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टर्म आपको समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये मैंने मिरर इमेज लिया, इसको लो, इसके ऊपर मैंने बैठा दिया, अब तो मुझे दिख रहा है कि हर स्पीसीज दूसरे पे आपको सुपर इंपोज हो रहा है, लेकिन भाई ये सुपर इंपोजेबल नहीं हुआ। बोलोगे क्यों? सुपर इंपोजेबल मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप देखोगे कि इसको अगर आप देखोगे तो इधर साइड तो इस उंगली के लकीर दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर ये इस पे सुपर इंपोजेबल हुआ तो इधर भी आपको लकीर दिखना चाहिए था हाथ का, लेकिन यहाँ तो आपको नेल दिख रहा है इतना, तो ये आपको सुपर इंपोजेबल नहीं होता है। मतलब ये होगा ना कि अगर इधर लकीर आपको दिख रहा है तो इधर भी लकीर दिखना चाहिए, और इसको अगर रखोगे, अगर हर स्पीसीज दूसरे पे फिट हो जाए, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? आपको कायरल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये दिखना चाहिए कि हैंड आपको जो होता है वो आपको एक कायरल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कायरल मतलब आपने समझ लिया कि अगर किसी का मिरर इमेज दूसरे वाले पे सुपर इंपोजिबल ना हो तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? कायरल का नाम देंगे। अच्छा,
तो एक चीज और आपको मैं यहां समझाता हूं, जैसे कायरल एक टर्म्स हुआ, उसी तरह से एक टर्म्स होता है आपको एक कायरल। एक कायरल क्या होता है? एक एक कायरल कंपाउंड अगर आपके पास कोई है तो मतलब उसका मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, फुल्ली तरह से सुपर इंपोजिबल हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एक कायरल। तो आपको ये जो आपको कंपाउंड ए दिख रहा होगा ना, ये एग्जैक्टली कैसा कंपाउंड होगा, ये आपको एक कायरल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज अपने ओरिजिनल वाले पे क्या हो रहा है, फुल्ली फुल्ली सुपर इंपोज हो जा रहा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आपके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे। तो एक चीज आपको और समझना पड़ेगा कि अगर कोई एक कायरल कंपाउंड अगर है, उसका अगर आप मिरर इमेज लेते हो ना, तो मिरर इमेज आपको जो मिल रहा है वो आपको डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वो अगर एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जा रहा है, इसका मतलब उस केस में जो मिरर इमेज होंगे, उस केस में जो मिरर इमेज होगा वो आपको कैसे होंगे, वो आपको आइडेंटिकल होंगे, वो आपको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं होंगे। इसका मतलब एक चीज आपको मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका मतलब आपने ये सोच लिया कि अगर ये मेरे पास फिगर ए है और ये मेरे पास फिगर बी है, तो इसका मतलब ए और बी आपने ये देख लिया कि ये दोनों फिगर एक दूसरे पे सुपर इंपोजिबल नहीं होंगे, और अगर सुपर इंपोजिबल एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये आपको कैसा कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। और इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर ये दोनों इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोजिबल नहीं होता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको क्या बाहर निकल के आता है कि कोई भी कायरल कंपाउंड अगर धरती पे एग्जिस्ट करता है तो उसके दो अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। एक तो ओरिजिनल वाला होगा और एक आपको उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि कायरल, कोई भी कायरल कंपाउंड होता है, कायरल कंपाउंड हमेशा हमेशा आपको दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक कौन सा फॉर्म होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, उसका मिरर इमेज फॉर्म। और अगर आप जानते हो कि ये दोनों फॉर्म अगर एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होंगे, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट इसका अरेंजमेंट होगा। और अगर ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया तो ध्यान रखना कि कोई भी कायरल कंपाउंड हमेशा हमेशा धरती पे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक तो उसका ओरिजिनल होगा, एक उसका मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ध्यान से सुनना कि जो भी कायरल कंपाउंड के ये दो जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में इनेंशियोमर्स का हम लोग नाम देते हैं। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इनेंशियोमर्स का नाम देते हैं। तो देखो यहां से दो तीन टर्म आपने नया सीख लिया। पहला चीज, अगर मैं बोलूं कि मैं एक कायरल कंपाउंड हूं, तो इसका मतलब तुमको एक चीज निकालना है कि धरती पे जरूर मेरा मिरर इमेज को एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कायरल हूं, इसका मतलब मेरा मिरर इमेज मुझ पे सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो मैं एक अलग होऊंगा कंपाउंड, और वो मेरा जो मिरर इमेज होगा वो भी एक अलग कंपाउंड होगा। तो पहला चीज, कायरल कंपाउंड जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक ओरिजिनल वन एंड सेकंड वन इट्स मिरर इमेज, फर्स्ट थिंग। और आप अगर इस दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप बोलोगे तो इस दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। तो आपको इनेंशियोमर्स मतलब क्या समझ में आ गया कि अ पेयर ऑफ कंपाउंड which is not superimposable on its mirror image is called as enantiomers। मतलब क्या हुआ कि इनेंशियोमर्स क्या होता है, एक ऐसा इनेंशियोमर उसको बोलते हो कि वो एक ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है जिसका मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोजिबल नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे पेयर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट इज इनेंशियोमर्स का नाम देते हुए नजर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इनेंशियोमर्स को अगर मैं डिफाइंड करना शुरू करूं, तो इनेंशियोमर्स आपको कैसे डिफाइंड करोगे इसको, कि अ पेयर ऑफ कंपाउंड that are non superimposable on its mirror image,
ऑन इट्स मिरर इमेज। तो ऐसे ऐसे स्पीसीज को हम लोग किसका नाम देते हैं? दैट इज इनएंस्यूमर का नाम देते हुए नजर आएंगे। तो आपको एक चीज देखना है कि अच्छा कि मेरे पास अगर कोई भी कायरल कंपाउंड दिखा, कोई भी कायरल कंपाउंड है, कायरल कैसे पता करोगे? उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो, अगर उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कायरल कंपाउंड हुआ। और अगर कोई कंपाउंड कायरल कंपाउंड है तो इसका आपको जरूर टू फॉर्म्स एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखेगा। इसके कितने फॉर्म एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे आपको? दैट इज टू फॉर्म एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। और इस टू फॉर्म का जो पेयर होगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनएंस्यूमर्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? दैट इज इनएंस्यूमर्स के नाम से इसको जानते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि आपके कायरल कंपाउंड क्या होते हैं या कायरल नाम क्या होता है, एक कायरल नाम क्या होता है। तो कायरल के बारे में आपको अगर नाम बोलूं तो कायरल क्या होता है कि एक ऐसा स्पीसीज जिसका मिरर इमेज अपने ओरिजिनल वाले से डिफरेंट हो, अपने मिरर इमेज अपने ओरिजिनल वाले पे सुपर इम्पोज ना हो, तो वो कंपाउंड कायरल होता है। और जो कायरल कंपाउंड होगा वो हमेशा आपको टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनएंस्यूमर्स के नाम से जानते हैं। बोलोगे चलो ठीक है, ये भी बात आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इनएंस्यूमर्स क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अब मैं देना यहाँ पे आपको शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज कि आपको कायरल के बारे में अगर आप जानना शुरू करोगे तो अगर मैं आपको कायरल कंपाउंड के बारे में कुछ भी बात बताना शुरू करूं तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जो अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक दो मैं अब छोटे से आपको बात कर रहा हूं, एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत मुझे समझ में आ रही है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर मैं यहाँ पे ये कंसीडर करना शुरू करूं कि आपके, आई होप कि अगर मैं ये चीज क्लियर कर दिया कि मान के चलो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये आपके पास मान के चलो कि 5 मेंबर का आपके पास ये रिंग है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बना दिया कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये H है, ये Cl है, और यहाँ पे ये H है, ये आपको Cl है। शायद आप देख लोगे कि 5 मेंबर रिंग आपको सेम प्लेन में है, एक H और एक क्लोरीन ऊपर नीचे, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज ले लिया, अगर मैं इसका मिरर इमेज यहां पे लेना शुरू करूंगा तो आप एक चीज तो ऑब्जर्व करोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये ऊपर में H, क्या बन रहा है यार, ये गड़बड़ बन रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा, ये आपको ऊपर में H नीचे Cl, क्योंकि आप अगर मिरर इमेज लोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये आता हुआ दिखेगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। शायद आप पता नहीं मिरर इमेज में अगर ये यहाँ पे मिरर लगाओगे तो ये राइट वाला पार्ट इधर का लेफ्ट वाला पार्ट बन जाए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ ये ऊपर ये H आएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नीचे Cl आ जाएगा। अब तुम सोचो, अगर तुम सोचोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि अगर मैं ये अगर इमेज A मान लिया, ये अगर फिगर A मान लिया और ये फिगर आपको B मान लिया, ये फिगर A और फिगर B मान लिया, तो अगर मैं फिगर B वाले को उठाऊं, उसको लाऊं और A वाले पे मर्ज करूं, तो आप ये पाओगे कि सर कि इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है, और अगर आप इसको यहाँ पे लाना शुरू करोगे तो ये हाइड्रोजन तो इसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन आपको इस हाइड्रोजन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा, ये क्लोरीन आपको इस नीचे वाले क्लोरीन के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। मतलब हर एटम दूसरे के ऊपर आइडेंटिकल एटम्स के ऊपर बैठते हुए आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका ये जो मिरर इमेज हुआ ये एक दूसरे पे कैसा होता है, आपको सुपर इंपोजेबल है। ये कैसा है, आपको सुपर इंपोजेबल है। और आपको अगर ये कंपाउंड का मिरर इमेज इस पे सुपर इंपोजेबल है तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा, आपको दैट इज ए कायरल कंपाउंड कहलाता हुआ ये आपको नजर आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बात समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या बताया। ठीक है, अच्छा क्या तुम बता सकते हो, मैं थोड़ा सा डायग्राम तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा सा आप समझ में आ रहे होंगे कि अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया, मैं अगर इसको क्लियरली आपको बनाऊं, ये अगर मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे,
क्या तुम बता सकते हो कि अगर मैं इस पे ये चेंज थोड़ा सा कर दिया कि ये H है, ये Cl है, और अगर मैं दिखा दिया कि ये Cl है और ये H है, क्या आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड जो भी होगा ये आपको कायरल होगा या फिर नहीं होगा? क्या बता सकते हो? तो इसके लिए क्या करोगे, आप इसका मिरर इमेज लोगे। तो मिरर इमेज लोगे तो कैसा दिखेगा, ये पेंटागन जो आपको दिख रहा होगा ये तो आपको सेम दिखेंगे, सेम पेंटागन बनेगा, ऑब्वियस है साइज तो आपको सेम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पे बनाऊं तो आप ये देखोगे कि ये क्लोरीन जो है अगर आप मिरर इमेज लोगे तो ये वाला क्लोरीन आपको यहां पे बैठता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको पता है मिरर इमेज में राइट वाला मिरर इमेज में लेफ्ट के जैसा आपको दिखता है। ये आपको H हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आपको यहां पे चला जाएगा H, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। मिरर इमेज लेके देखना, मिरर इमेज लेके जानते हो आप, देखना, ठीक है ना। तो अगर तुम यहां पे गौर करोगे, अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करना शुरू करो तो आप देखोगे कि सर इस कार्बन पे यहां क्लोरीन है, तो इस कार्बन पे तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे आपको अगर हाइड्रोजन है तो यहां पे आपको क्लोरीन है। कभी भी आप अगर राइट वाले को उठा के लेफ्ट वाले पे इंपोज करोगे तो आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे के ऊपर नहीं सुपर इंपोज हो रहे होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा तो इसके ऊपर क्लोरीन, क्योंकि उसका बड़ा साइज है तो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, और अगर फिट नहीं बैठेगा मतलब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे मिरर इमेज जो है, यहाँ पे जो भी मिरर इमेज होगा ये कैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, सुपर इंपोजेबल होगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर अपने मिरर इमेज पे नॉन ये सुपर इंपोजेबल होता है तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं, वैसे स्ट्रक्चर को वो बोलते हैं कि वो हमारा एक कायरल कंपाउंड या कायरल स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट करेगा। यहां तक सही है? अच्छा, एक चीज तो मैं सबसे पूछ लेता हूं, शायद आपको ये जरूर ध्यान होगा कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कायरल स्ट्रक्चर हुआ, ये मेरा ए और बी, मतलब ए का ही मिरर इमेज बी है, तो अगर ए आपका कायरल कंपाउंड हुआ तो क्या बता सकते हो ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलोगे इससे दो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आपको दो अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखेगा, और इस दोनों कंपाउंड के पेयर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इनेंसियोमर्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक दो छोटे छोटे टर्म्स आपने देखा कि चलो ठीक है, कायरल कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया, बोल रहा हूं इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, जो हम लोग आगे पढ़ना है वो तो बड़ा ही काम का चीज होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, अच्छा कि इसका मतलब कोई कायरल कंपाउंड है तो इसका मतलब वो उसका मिरर इमेज और वो ओरिजिनल वाला हमेशा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड आपके नहीं होंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टी जरूर एक दूसरे से डेविएट कर रहा होगा। और उस दो पेयर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपके इनेंसियोमर्स के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया किसके बारे में, एक इंट्रोडक्टरी क्लास किसके बारे में दिया, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, वहां पे पहला टर्म कायरल के बारे में पढ़ा, और उसी के बारे में हम लोग ये अभी तक पढ़ना हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज करते हैं, इसको आप एक बार देखिए, इसको समझिए, इसके बाद का कंटिन्यूएशन का लेक्चर्स हम लोग नेक्स्ट टर्न से हम लोग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक ये फर्स्ट लेक्चर आपको ये कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।